हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04। तो बस धीरे धीरे काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है, टेंशन स्टार्ट हो रहा है बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स अब ज्यादा दूर नहीं बची है। और इसी टाइम पे सबसे बड़ी चीज आपको अब समझनी है कि अब तक आपकी स्टडीज के कम से कम आपका 90% पढ़ाई अब खत्म हो जाना चाहिए अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है। तो अगर आपका टारगेट है कि आपको 90 प्लस जाना है तो ध्यान दीजिए, अब तक आपकी स्टडी 90 प्लस हो जाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक पेपर जो आपके सेमेस्टर प्रीलिम्स पेपर्स आएंगे। तो आपके जो प्रीलिम्स पेपर्स होंगे, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स होंगे, वो किस तरीके से होंगे, तो क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, और जब क्वेश्चन पेपर जिस तरीके का होगा उस क्वेश्चन पेपर पे आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप हर डिटेलिंग में आज आपको बताऊंगी हिस्ट्री से पेपर से रिलेटेड कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको किस तरीके से लिख रहा है। चलिए, तो इस तरीके से आप देख रहे हो आपका ये पेपर है। आपका अगर सेमेस्टर का पेपर जो प्रीलिम्स पेपर्स होंगे आपके, या टर्म पेपर्स होंगे आपके, जो बोर्ड पेपर्स होंगे वो इस तरीके से होंगे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A पे आपको होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब ये एक तरीके का फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, पर ये जो होगा इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। अब अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ऑप्शन दिए तो आंसर को सिलेक्ट करना थोड़ा सा इजी बन जाता है। अब आंसर को कैसे, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहते जिसमें ऑप्शन है और ऑप्शन में से आपको जब आंसर को सिलेक्ट करना है, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक जो आप ये मोस्ट प्रोबेबली समझिए 50-60% आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैसे करने का ये मैं आपको आराम से बाद में समझाऊंगी। फिलहाल आप देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसमें? क्वेश्चन नंबर 1A का चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 क्वेश्चन होंगे और ये 3 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स। इट मींस ईच क्वेश्चन आपका होता है 1 मार्क्स। कितना हो रहा है? 1 मार्क्स का। अब इस तरीके से ABCD आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डैश द ग्रीक हिस्टोरियन यूज द टर्म हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे कौन से ग्रीक हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री वर्ड को पहली बार यूज किया? तो अब आंसर आपका इसमें आता है हीरोडोटस। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से, अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट और स्पीड अच्छी है तो ट्राई कीजिए कि डायरेक्ट आंसर्स की जगह पूरे फुल सेंटेंस में आप आंसर्स को लिखिए, डायरेक्ट लिखने की गलती मत कीजिए। नेक्स्ट आपको जैसे पूछा था आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पटिंग। अब हम लोग को इसके लिए आर्ट वाला चैप्टर पढ़ा है कि जब हम लोग आर्ट बनाते हैं तो वो क्या होता है, किस तरीके का आर्ट है। तो पेंटिंग और स्कल्पटिंग जो आर्ट है ये एक तरीके का ऐसा आर्ट है जिसको हम देख सकते हैं, तो इसको बोला है विजुअल आर्ट। तो ये इस तरीके से आप लोगों को टोटल पूछा जाएगा 3 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1A आप लोग को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1A चूज द करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से रहेगा और ये आता है 3 मार्क्स के लिए। तीनों के अंदर आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शन में से जो राइट आंसर रहेगा वो आप लोगों को सिलेक्ट करना रहता है। फिर नेक्स्ट वाला पैर देखते हैं। अब नेक्स्ट के अंदर अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसमें मोस्ट ऑफ टाइम जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो इसमें ध्यान से समझो। आपका क्वेश्चन नंबर बी हमेशा यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1A आपका होगा आइडेंटिफाई करो कि भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 का बी हमेशा आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। अब मोस्ट ऑफ टाइम आप गलती क्या करते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, रीराइट इट। मतलब जो पैर गलत है उसको पहले ढूंढो और उसका जो राइट पैर है उसको लिखो। आप क्या करते हो एग्जाम के टाइम पे कि आपको पता चल गया कि इसके अंदर इनकरेक्ट पैर है जिविया सौम्या मैशी, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये गलत है क्योंकि इनको नोबेल प्राइज नहीं, इनको दिया गया था पद्मश्री प्राइज दिया गया था। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सिर्फ इनकरेक्ट वाला लिखते हो और उसका करेक्ट पैर आप नहीं लिखते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अब ये जो आंसर होता है ये भी होता है आपका 3 मार्क्स। और ऐसे 3 मार्क्स इसलिए कि इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब 3 कॉलम्स देंगे और उन तीनों में से आपको सबका इनकरेक्ट पैर करेक्ट पैर ढूंढना है। मतलब ईच क्वेश्चन एक टेबल का मार्किंग है 1 मार्क्स। और अगर आप इनकरेक्ट पैर लिखते हो पर करेक्ट पैर नहीं लिखते हो तो यहाँ पे आपके हाफ मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो हमेशा जब आप आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर लिखोगे तो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर के अंदर आपको क्या करना है
कि पहले जो इनकरेक्ट पेयर है उसको लिखो, उसके बाद उसका जो करेक्ट पेयर होता है उसको भी आपको अच्छे से करेक्ट का अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट इस तरीके से आपका ये 3 मार्क्स होता है। अब नेक्स्ट वाला भी आप देखोगे सेम चीज है, रॉन्ग पेयर के नीचे जो उसका करेक्ट पेयर है ये। तो यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हुआ। कितने मार्क्स का हम लोग ने देख लिया टोटल? अब तक हम लोग ने 6 मार्क्स का देखा। क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 1A, ये क्या आता है आपको? चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर ए के बाद आता है बी आता है आइडेंटिफाई। क्या था बी? आइडेंटिफाई। चूज द करेक्ट ऑप्शन, 3 मार्क्स। आइडेंटिफाई 3 मार्क्स। ये 6 मार्क्स को कवर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा आपके टेक्स्ट बुक, बिना टेक्स्ट बुक रीडिंग, क्योंकि ये जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं, मतलब जो टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या आइडेंटिफाई रॉन्ग पे जो टेक्स्ट बुक के नीचे रहते हैं उसके आने के चांसेस कम होते हैं। क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक ज्यादा आते हैं, बट अगर आप देखते हो तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जितना हो सके अपनी टेक्स्ट बुक रीडिंग के ऊपर ध्यान दो, ये मार्क्स आपके हाथ से कहीं भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट अभी देखिए, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1A का जो पार्ट था 1A और 1B में खत्म होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2A। 2A क्या रहता है? 2A का जो पार्ट है 2A आता है आपका चार्ट मैप जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना रहता है और इसका वेटेज होता है 4 मार्क्स। मतलब अगर एक चार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसका वेटेज है 2 मार्क्स। अगेन इस क्वेश्चन के लिए भी आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर नहीं, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा आपका पूरा टेक्स्ट बुक। अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग की है, क्योंकि ये मैप तो कतई आपके टेक्स्ट बुक के नीचे नहीं रहते और ना ये टेक्स्ट बुक के बीच में से आते, मतलब टेक्सचुअल में से आते, ये आते आपके टेक्स्ट बुक के बीच में से। तो इसके लिए आप पूरा ट्राई करो कि टेक्स्ट बुक पढ़ो। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे दिया है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि ऐसा कॉलम बनाया हुआ है, इसमें लिखा है फेमिनिस्ट हिस्ट्री, ठीक है। आप क्या करते हो, आप जब इसका आंसर लिखते हो ना तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2A फर्स्ट, और ये चारों को ऐसे लिखते हो। मतलब फेमिनिस्ट के जो ये 4 पॉइंट्स पूछे आप इसको ऐसे लिखते हो। दिस फॉर्मेट इज टोटली रॉन्ग। ये ऐसे बिल्कुल भी मत अटेम्प्ट करो। आप देख रहे हो यहाँ पे आंसर में कैसे अटेम्प्ट किया गया है। यहाँ पे भी एक वापस से कॉलम बनाया फेमिनिस्ट हिस्ट्री का, उसके साइड में जैसे 4 कॉलम थे बनाए। तो किसने किसने फेमिनिस्ट हिस्ट्री लिखी थी? डॉक्टर शर्मिला ने, मीरा ने, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, ये 4 लोगों ने लिखी थी। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगी तो मेरे को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसका आंसर लिखते समय मुझे एक बार फिर से इसका कॉलम बनाना है। यहाँ पे जो पॉइंट्स पूछा है, फिर यहाँ पे इसका जो कॉलम दिया हुआ है वो प्रॉपर कॉलम बनाइए और कॉलम के अंदर ही पेपर को लिखिए, आंसर्स को लिखिए। जो आपने इससे पहले गलती की थी कि क्वेश्चन नंबर 2A डाला और डायरेक्ट जो 4 मेन आंसर है, मतलब ये जो चारों नाम थे, चारों नाम कौन से थे? चारों नाम कौन से थे? जैसे आपने डायरेक्ट क्या किया, देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। कैसे लिखेंगे वो लोग पता है? यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे तारा बाई शिंदे, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे डालेंगे डॉक्टर शर्मिला, फिर थर्ड में डाल देंगे आपका मीरा। इस तरीके से कुछ आंसर लिखते हो। तो आपको अगर फॉर्मेट मैप में दिया है, कॉन्सेप्ट मैप है, तो आपको उसको लिखना भी मैप में है। ये फॉर्मेट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको जैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है आंसर को बिल्कुल उसी फॉर्मेट में लिखिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट बोला है अब एक और, इसके बाद सेकेंड वाला आया। सेकेंड वाला देखो क्या पूछा है, अगेन मेथड यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी कौन सा ऐसा मेथड है जिसको हम हिस्ट्री के रिसर्च, जब हमें हिस्ट्री का रिसर्च करना रहता है तो हम कौन सा मेथड लेते हैं? तो अब आप देखो, आपने अभी तक जितना भी अपना टेक्सचुअल पढ़ा होगा आपको ये चीज नहीं दिखी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा मेथड होता है? एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, जीनियोलॉजी, न्यूमिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स। इस तरीके से ये आंसर है। मतलब जब हमको हिस्ट्री का रिसर्च करना रहता है तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो हिस्ट्री का रिसर्च करने के लिए हम एपिग्राफी, लिंग्विस्टिक, न्यूमिस्टिक, जीनियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, ये 4 ऐसे मेथड है। और भी बहुत सारे मेथड है लेकिन हमको 4 पूछा तो हमने 4 बनाए। इस तरीके से ये आपको आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट आप देखो पूछा है टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। अब टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे
तो आपको एग्जाम्पल्स खाली दिया, बहुत ही इजी है। अब देखो इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा और क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, वो ज्यादा कंपैरेटिवली इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो थोड़ा टफ था। तो आपका जो पेपर पूछते हैं ना वो ऐसे ही पूछते, मतलब अगर आपको 3 दिया है और 3 में से बोला 2 अटेम्प्ट करो, तो ये जो 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं ना, ये बहुत ही इजी और ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे वैसे ही पूछते। और एक जो रहता है, जैसे आपने इससे पहले ये वाला पार्ट देखा, ये थोड़ा सा आपका टफ किया हुआ था, लेकिन कंपैरेटिवली ये दोनों क्या आप लिख सकते हो। अभी इसमें इंडोर स्पोर्ट्स क्या होता है, चेस, आउटडोर है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे क्रिकेट लिख सकते हो, बैडमिंटन लिख सकते हो, फुटबॉल लिख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आप इसको आराम से, मतलब ये वाला आंसर आप बहुत आराम से अटेम्प्ट करते हो और ये पूरा आंसर आपने अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ आपको इसके 2 मार्क्स मिल गए, क्योंकि आपको दिए रहेंगे 3 में से अटेम्प्ट करना है 2 और 2 का वेटेज है 4, मतलब ईच क्वेश्चन का वेटेज होता है 2 मार्क्स। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है? ध्यान इधर दो, जो इधर उधर ध्यान घुमा रहे इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया पर पढ़ने के बावजूद अगर तुमको पेपर लिखने ही नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत डिटेलिंग में मैं आप लोग को ये समझा रही हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में कोई भी मिस्टेक मत करो। तो 3 दिया था, 2 अटेम्प्ट करना था। अगर आपको इस तरीके से पेपर आता है तो आप क्या अटेम्प्ट करोगे, आप ये वाला आंसर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और ये वाला इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वाला मैं मानती हूँ थोड़ा सा मे भी आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे के चैप्टर्स है, तो जिसने बहुत डिटेलिंग चैप्टर को पढ़ा होगा वही इसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट भी हमारा देखा। क्वेश्चन नंबर 2 कितना पार्ट खत्म किया हम लोग ने अब तक, हमने क्या क्या खत्म किया? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखा, बी देखा, क्या देखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन देखा, आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में क्या देखा हमने? हमने यहाँ पे देखा कॉन्सेप्ट मैप, ठीक है, इतना पार्ट हमने कवर कर लिया। कितने कवर हो गए? 6 + 4, कितने मार्क्स कवर हो गए हमारे यहाँ तक? 10 मार्क्स का पार्ट हमने देख लिया, ठीक है। अब नीचे आते, यहाँ से शुरू होती है आपकी जब, ये क्या है आपका, राइट द शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट कितने लिखने हैं आपको? एनी 2 लिखने, कितने लिखने हैं आपको? एनी 2 आपको लिखना है, एनी 2 और मार्क्स है 4, मतलब ईच क्वेश्चन अगर मैं बात करती हूँ तो ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है? 2 मार्क्स का। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में, कि आपको राइट शॉर्ट नोट्स लिखना है, कोई भी 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और एक शॉर्ट नोट्स आपके 2 मार्क्स के लिए। अब 2 मार्क्स के लिए आप क्या करते हो, आप बोलोगे अरे मिस 2 मार्क्स का है ना, आप 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स लिख के आ जाते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हो, कभी भी 2 मार्क्स के आंसर के लिए 2 पॉइंट्स को मत लिखो। आंसर का जितने मार्क्स का है उससे एटलीस्ट 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिखो। मतलब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो कम से कम 4 लिखो, एक्स्ट्रा लिखोगे और अच्छा है, पर कम से कम आपका पेपर कितना होना चाहिए? 2 मार्क्स के लिए है तो आपके 4 पॉइंट्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन, देखो कितना अच्छे से किया। आप क्या करते हो पता है, आपका देखो, आपका प्रेजेंटेशन में बताती हूँ किस तरीके से रहता है। अभी समझो ये क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे दिया था म्यूजियम्स के बारे में, लॉवरी म्यूजियम जो है उसके बारे में लिखना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, ये आपने लिखा फर्स्ट पॉइंट, इधर आपका फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ और आप इधर ही ऐसे लिख देते हो सेकेंड, और फिर यहीं से आप क्या करते हो, सेकेंड पॉइंट स्टार्ट, यहाँ पे सेकेंड खत्म, फिर यहाँ पे लिखते हो थर्ड, और फिर इस तरीके से आप आंसर्स लिखते हो। देखो आपको फर्क दिख रहा है? आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट आपने स्टार्ट किया, पूरे लाइन में लिखा, यहाँ पे आके खत्म हुआ, फिर इसी लाइन से आपने क्या स्टार्ट कर दिया, सेकंड पॉइंट। ये बहुत ही गलत तरीका है आपके आंसर लिखने का, हमेशा इस तरीके से लिखो। दिख रहा है, हर पॉइंट एक नए लाइन से स्टार्ट हो रहा है। 2 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं? 4, मतलब अगर मेरा 1-2 गड़बड़ भी हुआ तो मेरे मार्क्स ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर 2 मार्क्स के लिए मैं 2 या 3 ही पॉइंट लिखती हूँ तो डेफिनेटली आउट ऑफ तो मिलना छोड़ दो, 2 में से 1.5 के भी चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स का आंसर है, क्वेश्चन है आपको, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखो। और कैसे लिखो, अब देखो, द लॉवरी म्यूजियम इन पेरिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 18th सेंचुरी, सिंपल वर्ड में लिखा है। अब पॉइंट खत्म हुआ, जब यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हुआ तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना सेकेंड पॉइंट। इट हैज एंटिक्स कलेक्टेड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस, इनके पास एंटिक कलेक्शन है जो इन्होंने फ्रांस से कलेक्ट किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे खत्म हुआ, अब क्या इसने यहाँ से थर्ड स्टार्ट किया? क्या तुम यही गलती करते हो? तुम क्या करते हो, जब खत्म होता है तो तुम यहाँ पे लिख दोगे थर्ड,
यहाँ पे खत्म होते यहाँ से शुरू कर देते हो सेकंड। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। हमको भी यही चीज करना है जैसे इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट पॉइंट के लिए एक लाइन, खत्म होने के बाद सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही नीट और क्लीन दिखता है, एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। जितना अटेंशन एग्जामिनर को दोगे उतना टेंशन वो तुम्हारे पेपर में निकालेगा। तो बेस्ट चीज क्या है, एग्जामिनर को टेंशन नहीं देने का, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। एग्जामिनर को टेंशन दोगे तो रिजल्ट के दिन तुम्हारे ऊपर भी टेंशन दिख जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड, इसमें भी कितने अटेम्प्ट करने थे देखो। ये अभी आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर आपको टेक्सचुअल वर्ड्स दिखेंगे। मतलब इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट बुक्स के भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए तो आप एनी 3 है तो 3 में से 2 तो आराम से आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर 3 दिए, 3 में से 2 लिखने तो 2 टेक्सचुअल देंगे, एक ऐसा रहता है जो थोड़ा सा ट्विस्ट करके रहता है। जैसे मराठी थिएटर, अभी आपने मराठी थिएटर, अब देखो यहाँ पे मराठी थिएटर के लिए क्या किया है, कितने पॉइंट्स लिख दिए है, कितना ये भी है 2 मार्क्स के लिए, पर अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भर दिए। तो हमको इतना पॉइंट्स भरना नहीं है, हमको हमारा ही फॉलो करना है। हमारा क्या फॉलो करना है, हमको हमारा फॉलो करना है कि हमको लिखना है मिनिमम 4 पॉइंट्स। कितने, मिनिमम 4 पॉइंट्स। अगर जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको 90 प्लस चाहिए रहता है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ऐसे सैंपल पेपर जरूर लाकर दिखाऊंगी जो हमारे क्लास के बच्चे लिखते हैं। आप उसके अंदर पेपर्स में देखोगे तो बहुत सारे बच्चों ने हमारे क्लास में इस तरीके से आंसर्स लिखे जहाँ पे 2 मार्क्स के लिए पूछा गया पर उन्होंने 7, 8 ऐसे पॉइंट्स लिखे। क्यों, क्योंकि उनको कंटेंट नॉलेज अच्छा था उस टॉपिक के ऊपर, तो उन्होंने जितना आया उतना अच्छे से लिख दिया। तो टाइम मैनेज करना है, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, पर सबसे पहले मेन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। मार्केट हिस्ट्री, अभी आप इसके अंदर ध्यान से देखो, अगर आप इसके अंदर देखते हो तो ये टेक्सचुअल है, मराठी थिएटर भी टेक्सचुअल है और ये म्यूजियम भी टेक्सचुअल है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिए हुए हैं, इसमें आपको एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, मतलब ये इन बिटवीन से अलग कुछ नहीं उठाया। तो ये जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 से, जहां से आपका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होता है, यहां से आप देखोगे तो अब आपका जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का कॉन्सेप्ट होता है वो यहां से होता है स्टार्ट। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, पर इसके नीचे के जितने भी मार्क्स है उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के नीचे का जो पार्ट है वो आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का बी होता है हमारे यहाँ पे खत्म। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। विथ रीजन अगर आ गया मतलब ये अपना क्या आने वाला है, गिव रीजन। कितना, गिव रीजन। कितने लिखने हैं वापस से 2, मतलब इसमें भी दिए रहेंगे एटलीस्ट 3 में से लिखना है 2 और उसका वेटेज है 4। मतलब ईच क्वेश्चन का वेटेज जाता है 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन का वेटेज कितना जा रहा है, 2 मार्क्स जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी जैसे ही इसके अंदर पढ़ा है, अभी इसके अंदर भी आप देखोगे आपको ना टेक्सचुअल मिल जाएगा। न्यूज़पेपर वाज एक्नॉलेज्ड इन द 4th कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी। कि न्यूज़पेपर को कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिया रहता है ना वही पूछते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वर्ड को चेंज करते हैं। ये आपको आपके टेक्स्ट बुक के नीचे दिखेगा, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज दिखेगा कि जैसे न्यूज़पेपर वाज कंसीडर्ड एज अ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे कंसीडर की जगह वर्ड क्या बोल दिया, एक्नॉलेज। तो बस ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंज करते तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, एकदम फ्री रहने का, कॉन्सेप्ट को समझने का, टॉपिक को समझने का। अब अगेन देखो इसके अंदर कुछ ज्यादा पॉइंट्स लिखा है, कितने मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए मैंने क्या बोला, मिनिमम 4, मैक्सिमम खींच सकते हो तो हाँ 7 या 6 to 7 आप ले सकते हो। मिनिमम 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखो, मैक्सिमम 6, 7 के ऊपर, मतलब इतना जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये 14, 15 जाने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम अगर करना है तो 7, 8 तक जाओ, उसके ऊपर मत जाओ। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया देखो एक एक लाइन में इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट्स बना बनाकर आंसर को लिख सकते हो। पर देखो कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, कितने अच्छे से किया कि अगर एक पॉइंट खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला दूसरी जगह से, थर्ड वाला, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म हुआ तो यहाँ पे थर्ड डाल के स्टार्ट किया, उसने हमेशा क्या किया, नए से स्टार्ट किया। सेम चीज देखो ये भी आपको टेक्सचुअल दिखेगा, फिर भरूच वाला भी है जो संत एकनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफी बार आता है, सेम ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार आता है। ये 2 ऐसे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स चेंज करके पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भरूच कंपोज बाय टॉयज कैन टेल्स अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री, ये क्वेश्चन ऐसे है जो रिपीटेड है, जो आपके लिए काफी ज्यादा है। अरे देखो आपको इसमें कितना अटेम्प्ट करना था, इसमें हमको अटेम्प्ट कितना करना था,
दो, ठीक है। दो में से अभी आपने देखा स्टार्टिंग के तीन अगर आप देखते हो तो तीन क्या थे आपके इजीली टेक्सचुअल थे। अब यहाँ पे द टावर ऑफ टेम्पल अपीयर टू बी कंटिन्यूअसली राइजिंग। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको ऐसा दिखेगा कि अब ये थोड़ा सा बाहर है। तो मैंने आपको जो ये फंडा बताया ना, बस ये फंडा दिमाग में रख लेना कि अगर टेक्सचुअल पढ़ा है तो आप पेपर तो पूरा अटेम्प्ट कर लोगे, मतलब ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट तो अटेम्प्ट, सॉरी ऑब्जेक्टिव ने सब्जेक्टिव वाला पार्ट तो आराम से कर लोगे। ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए हर चैप्टर का टेक्स्ट बुक पढ़ना आपको पड़ेगा। इन शॉर्ट वो मेहनत तो आप कम सोच ही नहीं सकते हो, आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो पार्ट था, ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए पार्ट एंड बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो सिंगल था, उसमें ए बी नहीं आता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 भी है वो सिंगल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी है वो कैसे जाएगा सिंगल। मतलब इसके पार्ट में इसमें क्या था हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन मैथ था, फिर इसके अंदर कॉन्सेप्ट सॉरी इसके अंदर आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर था, इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैथ था, फिर इसके अंदर आ गया था शॉर्ट नोट। यहाँ पे हमने देख लिया ये क्या था, गिव रीजन सॉरी इसके अंदर हमारे क्या थे, शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे था आपका कॉन्सेप्ट मैथ, यहाँ पे था आइडेंटिफाई और यहाँ पे था चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इतना पेपर पैटर्न हमने देख लिया। हमने देख लिया कि हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कैसे करना है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर कैसे करना है, कॉन्सेप्ट मैप कैसे करना है, शॉर्ट नोट कैसे करना है और गिव रीजन कैसे करना है। अभी तक के जितने भी आंसर्स देखे सबका वेटेज कितना चल रहा था, मतलब शॉर्ट नोट के अंदर भी एक क्वेश्चन का वेटेज कितना था, 2 मार्क्स, गिव रीजन भी कितना था, 2 मार्क्स। यहाँ से वेटेज बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है 4 मार्क्स के लिए, ये फ्री का मार्क्स है, इसको बोलते हैं फ्री का मार्क्स, इसको पढ़ना ही नहीं। बस इसके अंदर आपने सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से जो पैसेज में से आंसर ढूंढने वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको ही पता होना चाहिए कि कैसे करते थे। ये एक ऐसी चीज है जो बैठे बैठे मतलब ये टारगेट रख लो, ये तो जाना ही नहीं चाहिए। कि अगर इसमें भी हमारा 1-2 मार्क्स चला गया ना तो फिर तो लालत है बेटा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। फोन कम यूज करो, जो बोल रही हो उसके ऊपर ध्यान दो, खाली मोबाइल लेके नीचे स्क्रोलिंग मत करते रहो, जैसा बोल रही हो वैसा सुनो, वीडियो देख रहे हो तो उसको यूज करो और टिक मार्क करो, कि खाली देख के फटाफट भगा भगा के टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे, तो ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या है, फ्री की, तो फ्री का खाना कभी छोड़ते हैं क्या, दबा के खाते हैं ना, तो वैसे फ्री का मार्क्स मिलता है तो छोड़ने की बात आती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्री का खाना दबा के खाना, फ्री का मार्क्स दबा के लेना, बस यही चीज है। तो ये मेरे को फ्री में दे रहा है, इसके लिए उसने बोला कुछ मत पढ़ो, तुमको एक बॉक्स के अंदर मैं आंसर दूंगा, वो आंसर तुमको, यहाँ क्वेश्चन है इधर से आंसर ढूंढना मिल जाएगा। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ, वेयर वाज द अर्लीस्ट म्यूजियम डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब कितना सा पैसेज है, इससे बड़ा पैसेज बेचारे 4th-5th स्टैंडर्ड के बच्चे इंग्लिश में अटेम्प्ट करते, तुमको कितना छोटा सा दिया है। The earlier museum of world was discovered during the excavations of URN Mesopotamia। ले भाई तेरे को 1 मार्क्स मिल गया इधर, आगे अपना 1 मार्क्स। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना था। सेकंड, दिस म्यूजियम वाज बिल्ड बाय द इंग्लैंड द प्रिंसेस, अभी सॉरी हु वाज बिल्ड दिस म्यूजियम, आगे दिया होगा देखो, दिस म्यूजियम वाज बिल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया। ले भाई लेके जा, ये भी ले ले तू, मिल गया कि नहीं मिल गया। नेक्स्ट, noteworthy feature of the museum in your escape with the, फिर यहाँ पे पूछा explain the noteworthy। अब noteworthy मतलब क्या, उसके बारे में लिखना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, a noteworthy feature of that museum, ये रहा, लो भाई 4 मार्क्स, फ्री फ्री मुफ्त मुफ्त मुफ्त, फ्री में मिल रहा है 4 मार्क्स। और अगर ये भी तुमसे छूट गया ना तो फिर तो तुम पढ़ाई छोड़ देना, मैं सच्ची बोलती हूँ। अगर ये 4 में से तुमको 3 मिला, 3.5 मिला ना तो पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि ये फ्री का मार्क्स है, ये कहीं से भी तुम्हारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझा, तो 4 मार्क्स ये खत्म हुआ। अब आते हैं हमारे बड़े बड़े लोग, जो राजा साहब लोग हैं, उन लोगों की एंट्री होती है। अब राजा साहब हमको क्या बोलते हैं, राजा साहब बोलते हैं कि अब 2 मार्क्स का टाइम खत्म, अब टाइम आ गया है 3 मार्क्स। अटेम्प्ट कितना करना है, 2, वेटेज कितना है 6, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। तुम इसने क्या बोला, 2 मार्क्स के लिए क्राइटेरिया देखो, एक है मिनिमम, एक है मैक्सिमम। 2 मार्क्स के लिए मिनिमम 4, मैक्सिमम 7, तो 3 मार्क्स के लिए मिनिमम 5, मैक्सिमम 8 और 9। इसको ध्यान से लिखो और ये समझ लेना, क्या बोला मैंने कि 2 मार्क्स के लिए मिनिमम 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 7 पॉइंट्स।
3 मार्क्स के लिए मिनिमम 5 पॉइंट्स, मैक्सिमम 8 एंड 9 पॉइंट्स। ये तुमको ध्यान पे रख के चलना है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब यहाँ पे दिया है द रोल ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ द इंडिया। सेम चीज यार, दो ही लिखना है और फिक्स है कि वो जो दो लिखना रहेगा ना वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के नीचे के ही होंगे। ऑब्जेक्टिव ही ऐसे है जो बीच में से आएंगे, कॉन्सेप्ट मैप, आइडेंटिफाई, बस। बाकी क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है वो तो तुम्हारा पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के नीचे का जो क्वेश्चन आंसर पड़ा कवर हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन आंसर के अंदर है, ये वाला पार्ट भी किसके अंदर है, क्वेश्चन आंसर के अंदर है कि रोल ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडियन स्ट्रगल। तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है कि न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कभी हुआ था, इसका प्रिंटेड क्यों हुआ, कौन सा न्यूज़पेपर ज्यादा फेमस था, प्रिंटेड रिवाइज कैसे हुआ, न्यूज ऑफ इंस्टॉलेशन, इस तरीके से इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखा है 12 पॉइंट्स। मैंने क्या बोला, अगर आप मैक्सिमम लिख सकते हो तो 8 to 9 पॉइंट्स, ठीक है। फिर से इन व्हाट वे टूरिज्म बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब ये देखो, ये अपने को पूरा टेक्स्ट बुक दिख रहा है, ये अपने को टेक्स्ट बुक दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे ये वाला सेम, अगर ये वाला पार्ट भी आप देखते हो, ये वाला भी क्या है, टेक्स्ट बुक। हमको अटेम्प्ट कितना करना था, ध्यान से ये दिमाग में रख लो, एनी 2 लिखा है ना और 4 दिया है, तो इस 4 में से 2 जो होंगे वो डेफिनेटली टेक्सचुअल होंगे और बाकी जो 2 होंगे वो मे भी टेक्सचुअल होंगे, बट 1 या 2 तो फिक्स है कि वो इन बिटवीन होंगे, मतलब टेक्स्ट बुक के बीच में के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो होंगे। बाकी जो 2 आपको अटेम्प्ट करना है वो टेक्स्ट बुक के नीचे के ही होते हैं। आ गई बात समझ में? चलो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अब आता है यहाँ पे आपसे होती है गलती, यहाँ तक का हमारा पार्ट होता है खत्म। यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ, हिस्ट्री वाला पार्ट हुआ खत्म, ठीक है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम बोलते हैं सिविक्स। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, सिविक्स स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है वो आपका पार्ट होता है हिस्ट्री का पार्ट। ये पार्ट में पूरा क्या कवर हुआ, हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है आपका सिविक्स का पार्ट, यहाँ से आपका सिविक्स आता है। तो अब यहाँ पे ये तो इजी आप लोग को पता है, ये मैंने बता दिया उसके अंदर। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि स्टेटमेंट बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स, और दिया है गिव रीजन। कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना है, 2, कितने मार्क्स के लिए 4, मतलब 2 लिखना है 4 मार्क्स के लिए, तो 1 का वेटेज है 2 मार्क्स। मतलब ट्रू फॉल्स के अंदर आप अगर फॉल्स या ट्रू लिख, मतलब यहाँ पे आप लोग को दिया है गिव रीजन। गिव रीजन का मतलब क्या है कि ये आएगा 2 मार्क्स के लिए, मतलब अगर आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखते हो तो मिलता है 1 मार्क्स, और अगर आपने रीजन लिखा तो रीजन के लिए है आपका 1 मार्क्स। बात आ रही है समझ में? तो ट्रू फॉल्स विथ रीजन, ट्रू फॉल्स विथ रीजन कितने मार्क्स के लिए, एक अटेम्प्ट करने का 2 मार्क्स, अटेम्प्ट कितने करने, 2, तो मतलब अगर आपने ट्रू या फॉल्स लिखा तो 1 मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट अगर रीजन नहीं लिखा तो ये 1 मार्क्स आपके हाथ से चले जाते हैं। तो करना क्या है, 1 मार्क्स के लिए अगर आपको दिया है तो 1 मार्क्स के लिए आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि 1 मार्क्स के लिए आपको लिखना है मिनिमम 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 2 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मतलब अगर ट्रू या फॉल्स लिखते हो और विथ रीजन पूछा तो उसका रीजन लिखने के टाइम पे आप मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखो। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि अगर ट्रू रहता है तो वो रीजन नहीं लिखते, बोलते मैं स्टेटमेंट तो ट्रू ही था तो रीजन लिखने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने तो देखो जहाँ पे आंसर, देखो यहाँ पे आंसर ट्रू था तो यहाँ का 1 मार्क्स, और जहाँ पे ट्रू था उसमें और एक्सप्लेनेशन लिखा, तो आपको इतना एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिवीजन हुआ है वो किस तरीके से डिवीजन हुआ है। तो डिवीजन इस तरीके से हुआ है कि 2 मार्क्स में 1 मार्क्स मुझे ट्रू या फॉल्स लिखने का और 1 मार्क्स है मेरा रीजन लिखने का। तो ये जो 1 मार्क्स है इसके लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स लिखूंगी, तो ये रीजन का भी मार्क्स मुझे मिल जाएगा और मेरे हाथ से ट्रू फॉल्स का मार्क्स जो है वो जाएगा नहीं। समझ में आ गया ट्रू फॉल्स का? तो ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स लिखो, साथ में रीजन, कम से कम 2 रीजन लिखो। नेक्स्ट देखो, अब आता है अगेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अगर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के अंदर भी उसने क्या बोला है, यहाँ पे वो बोलता है कि आपको लिखना है एक, क्या लिखना है, कोई भी एनी वन लिखने हैं, और जो आपको 1 लिखना है
वो एक है कितने का 2 मार्क्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज लिख रही हूं उसको ध्यान रखना, इन पॉलिटिकल डू नॉट रीड मोर देन 5 और 6 पॉइंट्स। इसको भर लो दिमाग में। किसी भी आपके डाइजेस्ट में या जो भी रेफरेंस मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो अपने स्टडीज के लिए, किसी भी रेफरेंस मटेरियल में किसी भी आंसर में 8 पॉइंट 9 पॉइंट और आप बोलते हो यार सब कुछ पढ़ लेता हूं, फायदा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है, क्योंकि पूरे पॉलिटिकल में ब्रीफ से लेके कॉन्सेप्ट तक हर क्वेश्चन आंसर का वेटेज सिर्फ 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए कोई मतलब नहीं बनता है 8 9 9 पॉइंट्स पढ़ने का। तो बेटर होगा कि आप 5 6 इतने ही पॉइंट्स पढ़ो, इससे ज्यादा मत पढ़ो। जैसे यहाँ पे दिया लेबर मूवमेंट राइट बेस्ड अप्रोच, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए दिया है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स, यहाँ पे दिया ऑलमोस्ट 7 8 पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो ये राइट बेस्ड अप्रोच देखोगे ना, इसका कंटेंट भी लिमिटेड है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। तो अब यहाँ पे कंटेंट लिमिटेड है, आप लिमिटेड लिखते हो तो चलता है, पर जहां कंटेंट आप ज्यादा लिख सकते हो वो आपको पेपर में, पूरे पेपर में ये दिखेगा। वो ये बता रहे कि आप जहां कंटेंट ज्यादा लिख सकते हो वहां उतना ज्यादा लिखो, पर जहां का कंटेंट लिमिटेड है वहां पे लिमिटेड लिखो, वहां पे आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 मार्क्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। अब ना जरा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी ना, एक वर्ड मैंने बोला कि जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसा ही आंसर लिखने की आदत डालो। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा पूछा है, इस फॉर्मेट में पूछा है, और उसने आंसर जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा आंसर को उसी फॉर्मेट में लिखा। सेकेंड वाले ने इस तरीके से पूछा है क्वेश्चन को, तो अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आप देखोगे आंसर भी इसी फॉर्मेट में, ये देखो दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन है तो आंसर भी इसी फॉर्मेट में। तो यही मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे फॉर्मेट, जब भी कॉन्सेप्ट मैप का क्वेश्चन आता है, जब भी कॉन्सेप्ट मैप की चीज आती है, तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछते हैं उसी फॉर्मेट में आपका आंसर लिखो। इसने यहाँ पे ऐसे पूछा था तो उसने आंसर को भी ऐसे लिखा, यहाँ पे ऐसे पूछा था तो आंसर भी वही फॉर्मेट फॉलो होता है। फॉर्मेट चेंज मत करो, फर्क पड़ता है डेफिनेटली फर्क पड़ता है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो आपको मैंने वापस से बोला, एक चीज अभी बोला था ना कि ब्रीफ के लिए सिविक्स के अंदर 5 से 6 पॉइंट से ज्यादा नहीं, इसीलिए बोला देखो आपका जो ब्रीफ वाला पार्ट आया कितना लिखना है उसके अंदर, एनी वन, मतलब लिखना एक है और 2 दिए रहेंगे, और कितने मार्क्स का अगेन, तो आपका कॉन्सेप्ट भी 2 मार्क्स का, आपका ब्रीफ भी 2 मार्क्स का। तो कोई मतलब बनता है क्या 5 to 6 पॉइंट बन के, कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक ही रूल रखने का है कि यहाँ पे हम लोग को लेना है 2 मार्क्स के लिए, यहाँ पे दे दो अभी जैसे देखो, ये देखो कैसा क्या, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, अब ये 6 के अंदर के सब पॉइंट्स है, ये क्या है इसके, ये देखो ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, ये सब पॉइंट्स है, और ये क्या है आपका, ये पार्ट है आपके पॉइंट्स, ठीक है। और अगर ये पार्ट आप देखते हो तो ये है आपका सब पॉइंट्स। देखो उसने लिखने के टाइम पे कैसे अपने फॉर्मेट को चेंज किया, यहाँ पे रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6, पर ये 6 के सब पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे उसने लिखा 1 2 3 इस तरीके से लिखा। तो आंसर को इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो ये आपका एक मैंने विद आंसर एक 80-90% वाइज पेपर, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और जैसा पेपर होगा उसमें आपको आंसर कैसे लिखना है, इस पूरे हिस्ट्री का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो होप सो आपको एग्जाम के लिए पेपर के रिलेटेड सारी तकलीफ क्लियर हो गई होगी। जितना मैं डिटेल में आपको ला सकती थी उतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज किए सॉरी कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगी। तब तक चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।